नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का असर दिखने लगा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग जल्दी ही रुकती दिख रही है, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव पर अब बात शुरू हो चुकी है। ट्रंप के सीजफायर प्लान पर जेनेवा में यूरोपीय देशों के नेताओं की अमेरिका और यूक्रेन के साथ बातचीत हो रही है और इसमें ट्रंप के प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं। ट्रंप भी कह चुके हैं कि मेरा प्रस्ताव अंतिम नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की को 27 नवंबर तक इसकी मंजूरी देनी होगी। तो क्या 72 घंटे में खत्म होगी रूस यूक्रेन जंग? ट्रंप के प्रस्ताव में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं जिसके बाद जेलेंस्की को भी सीजफायर के लिए तैयार होना पड़ेगा? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल का युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में भीषण हवाई हमला, हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत, लेबनान के राष्ट्रपति ने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर होगा जानलेवा हमला, ईरान को सता रहा डर, अमेरिका और इजरायल पर लगाया साजिश रचने का आरोप। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का बड़ा कदम, प्रत्यर्पण के लिए भारत को भेजा खत, शेख हसीना को सजा के ऐलान के बाद प्रत्यर्पण की फिर उठी मांग। और चलते चलते में देखेंगे किन 5 देशों में मौजूद है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, किसी भी पल आग का दरिया बन सकते हैं ये देश। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फोर्स एफसी के मुख्यालय पर बड़ा फिदायीन आतंकी हमला, 3 जवानों की मौत, आतंकियों से भीषण मुठभेड़। पाकिस्तान में हुए उपचुनावों में सत्ताधारी पीएमएलएन का दबदबा, नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभा की 6 सीटें जीती, पीटीआई ने कई सीटों पर किया चुनाव का बहिष्कार। ट्रंप फांसीवादी हैं, व्हाइट हाउस में पॉजिटिव मीटिंग के बाद भी अपने बयान पर अड़े न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, कहा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अफोर्डेबिलिटी के मुद्दों पर करेंगे काम। 2.5 लाख लोगों की छटनी कर बंद हुआ ट्रंप प्रशासन का डॉज विभाग, टेस्ला चीफ मस्क की अगुवाई में बना था, तय समय सीमा से 8 महीने पहले हुआ बंद। तो रूस और यूक्रेन की जंग अब खत्म होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय प्लान तैयार किया था, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों को भेजा गया। रूस ने तो इस पर सहमति जता दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अच्छा प्लान है, इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना था कि ट्रंप का प्लान मानने का मतलब है कि यूक्रेन ने अपनी पूरी साख खो दी है। लेकिन ट्रंप ने यह धमकी भी दे दी कि 27 नवंबर तक हमारे पीस प्लान को मान लो, नहीं तो रूस के हाथों सब कुछ हारने को तैयार रहो, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। लेकिन अब ट्रंप के प्लान में कुछ बदलाव हो गए हैं। दरअसल जेनेवा में यूरोपीय देश, अमेरिका और यूक्रेन के बीच ट्रंप के प्रस्ताव पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद यूक्रेन के कुछ मुद्दों को शामिल किया गया। ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन को कुछ छूट दी गई, तो रूस का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि सीजफायर तो तभी हो पाएगा जब अमेरिकी प्रस्ताव को रूस भी मंजूरी दे, और रूस पर तो किसी भी देश का दबाव काम नहीं करेगा। रूस तो तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब उसे कोई ऐसा प्रस्ताव दिया जाए जिसमें उसका कोई नुकसान ना हो। तो अब जो प्रस्ताव यूरोप और अमेरिका ने तैयार किया है, उसमें पहला तो ये कि 28 की जगह अब 24 पॉइंट ही रह गए। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए इस प्रस्ताव को फायदेमंद बताया जा रहा है। इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि जेनेवा में हुई बातचीत अब तक की सबसे बेहतर चर्चा है। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है, अभी और बातचीत की जरूरत है। हम स्थायी शांति की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जेनेवा में जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसमें और ट्रंप की तरफ से दिए गए प्रस्तावों में क्या क्या बदलाव हुए। तो अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को नाटो से दूर रहने की गारंटी रूस को दी जाएगी। यूक्रेन में नाटो का कोई शांति सैनिक भी तैनात नहीं किया जाएगा। जबकि यूरोपीय प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति पर निर्भर करेगा। इस वक्त इस पर सर्वसम्मति नहीं है, ये माना जाएगा। शांति के वक्त नाटो के सैनिक यूक्रेन में तैनात नहीं होंगे, लेकिन स्थिति खराब होने पर इस पर विचार हो सकता है। ट्रंप के प्रस्ताव से जो पॉइंट हटाए गए हैं उसमें से एक है कि रूस अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेगा। इसे लेकर यूरोप का कहना है कि रूस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट कि अगर यूक्रेन मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर मिसाइल लॉन्च करता है तो सुरक्षा गारंटियां रद्द हो जाएंगी। इसे भी नए पीस प्लान से हटा दिया गया है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के मामले में यूरोपीय प्रस्ताव को बेहद सख्त कहा जा सकता है। इसमें यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उसे वित्तीय मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है, जिसमें रूसी सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल भी शामिल है।
ट्रंप के प्रस्ताव में यूक्रेन की सैन्य ताकत को 6 लाख तक सीमित करने की बात कही गई है, तो यूरोप के प्रस्ताव में यह संख्या 8 लाख सैनिकों तक करने की कही गई है। इस वक्त यूक्रेन की सेना में इतने ही सैनिक हैं। यूक्रेन को दनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों के उन हिस्सों से अपनी सेना वापस बुलानी होगी जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है। इसके अलावा क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता देनी होगी, जबकि यूरोप के प्रस्ताव में यथास्थिति की बात कही गई है, जिसका मतलब है कि जिसकी सेनाएं जहां है वहीं रुक जाए। इसमें रूसी कब्जे को खाली करने की बात नहीं है, लेकिन रूस की सेना आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात कही गई है। इसके अलावा ट्रंप की योजना के अधिकांश प्रस्तावों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है। जैसे ट्रंप के प्रस्ताव में कहा गया है कि शांति समझौते के 100 दिन के अंदर यूक्रेन में नए चुनाव होंगे, तो यूरोपीय प्रस्ताव में कोई समय सीमा तय नहीं की गई, बस ये कहा गया है कि चुनाव जल्दी कराने होंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप के प्रस्ताव के बाद ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ गया है। उन्हें 27 नवंबर तक कोई फैसला लेना ही होगा। ज़ेलेंस्की के पास अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा, क्योंकि बिना अमेरिका और यूरोप की मदद के वो रूस के खिलाफ 24 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान पर इजरायल के बड़े हमले की। तो बीते कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि इजरायल एक के बाद एक जंग से घिरा हुआ है। एक जंग खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। गजा में युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इजरायल ही इसे खुद मानता नहीं दिख रहा। उसकी तरफ से बार बार गजा में हमले किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की शांति लगातार भंग हो रही है। और अब इजरायल एक और मोर्चे पर युद्ध छेड़ रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायली आर्मी ने बताया कि हमने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयर स्ट्राइक करते हुए हिजबुल्लाह गुट के सीनियर सदस्य अली तबताई को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबताई को ग्रुप का अनुभवी कमांडर बताया जाता है। अली लेबनानी गुट हिजबुल्लाह में कई सीनियर पदों पर रह चुका था। इजरायली आर्मी ने पिछले 1 साल से लागू युद्ध विराम को तोड़ते हुए बेरूत में यह हवाई हमला किया है। इस हमले की जानकारी देते हुए लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरूत के घनी आबादी वाले दहीह में एक रिहायशी बिल्डिंग पर इजरायल ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 28 घायल हो गए। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए ने बताया कि हारेट हरेक में अल एरीद स्ट्रीट पर स्थित अपार्टमेंट बिल्डिंग पर 2 मिसाइलें दागी गई और कारों और आसपास की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने भी इस हमले में अपने कमांडर अली तबताई की मौत की पुष्टि की है और कहा है कि इजरायली हमलों ने आने वाले वक्त में और भी बड़े हमलों का रास्ता खोल दिया है। दरअसल इससे पहले भी इजरायल ने लेबनान पर हमला किया है, जिस पर हिजबुल्लाह काफी भड़का हुआ था। उसने पहले ही कहा था कि इजरायल के हमले ने लाल रेखा पार कर दी है और समूह का नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है कि वो क्या जवाब देगा। और अब उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और अब की बार दोनों देशों में अगर संघर्ष छिड़ता है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से इजरायल होगा। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता देख लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से देश पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लेबनान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपनी जिम्मेदारी लेने और लेबनान और उसके लोगों पर हमलों को रोकने के लिए दृढ़ता और गंभीरता से हस्तक्षेप करने का आह्वान दोहराता है। इजरायल के इन हमलों के पीछे की वजह की बात करें तो जिस तरह गजा युद्ध को लेकर इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह घिरे हुए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि जब तक जंग है तभी तक उनकी कुर्सी और वो सुरक्षित है, और जैसे ही जंग खत्म हुई नेतन्याहू को कई मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। इन हालात में वो जानबूझकर एक के बाद एक देशों के साथ जंग छेड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, चाहे वो ईरान हो या लेबनान। ऐसे में अब देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या लेबनान और इजरायल फिर से जंग के मैदान में उतरने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की। तो पूरे पश्चिम एशिया में ईरान ही ऐसा देश है जो अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान में सत्ता बदल दी जाए, अपने किसी समर्थक को ईरान की सत्ता में लाया जाए, लेकिन अमेरिका का हर दांव ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के आगे फेल साबित हो रहा है। ईरान पर अमेरिका ने तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। ईरान के शासन में बदलाव के लिए इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ने हमला भी किया, लेकिन जंग में जब इजरायल को नुकसान हुआ तो इसे देख जंग को 12 दिन बाद ही रोक दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद भी धमकी देते रहे कि जरूरत पड़ी तो हम ईरान पर फिर से हमला करेंगे, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में ईरान ने बहुत तेजी से खुद को और शक्तिशाली बनाया है, जिसके चलते अब इजरायल भी खौफ में है। इजरायल की जनता ईरान के साथ नई जंग शुरू करने का विरोध कर रही है और यही वजह है कि अब ईरान के लिए इजरायल और अमेरिका मिलकर दूसरा प्लान बना रहे हैं, खामेनेई की जान लेने का प्लान।
वैसे खामेनेई की जान लेने की कोशिश तो अमेरिका कई सालों से कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। पर अब मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किसी भी कीमत पर खामेनेई की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। इस खबर के बाद ईरान बेहद सतर्क हो गया है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने कहा कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर की जान लेने की कोशिश और हमलों से तेहरान को निशाना बनाने में लगा है। दुश्मनों की सोच केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश में अशांति फैलाना है। खतीब ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग जाने अनजाने में इस दिशा में काम करते हैं वे दुश्मन की घुसपैठ करने वाले एजेंट हैं। इजराइल और अमेरिका का नाम लेते हुए उन्होंने आगे कहा कि इन देशों का मकसद यह है कि तेहरान की सत्ता को अस्थिर कर दिया जाए। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री से पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी ये कह चुके हैं कि उन्हें अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा की चिंता है, जबकि इसी जुलाई में खामेनेई ने खुद भी कहा था कि इजराइल का उनके देश पर हमलों का असली मकसद अशांति फैलाना और लोगों को सड़कों पर लाकर सिस्टम को उखाड़ फेंकना था। इसकी कोशिश की गई लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कोशिश अभी भी हो रही है और यही कारण है कि खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति बेहद कम हो गई है, क्योंकि अब इजराइल ईरान पर हमला करने का रिस्क नहीं लेगा। अब अगर हमला होगा तो सीधे खामेनेई पर ही होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह वहां की अदालत ने फैसला सुनाया, उसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ही सवालों से घिर गए हैं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले ने इस सच को उजागर कर दिया है कि आज भी देश में शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक बड़ी संख्या में है। इसका नमूना दिखाई दिया कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ढाका की सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में। लेकिन यूनुस यहां भी रुकने को तैयार नहीं है। अब उनका फोकस शेख हसीना को बांग्लादेश वापस ले जाने पर है। आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में यूनुस ने एक बार फिर उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को खत लिखा है, जिसमें बांग्लादेश ने कहा कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा पाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमें सौंपा जाए। अंतरिम प्रशासन में विदेश मामलों का प्रभार संभाल रहे तौहीद हुसैन ने इसकी जानकारी दी। यानी अब बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत उनकी मांग को मंजूर करेगा, क्योंकि इससे पहले जब बांग्लादेश ने यह मांग की थी तब भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक ढाका ने अब तक कम से कम 3 ऐसे प्रत्यर्पण के अनुरोध किए हैं। ऐसे में इस बार भी भारत की प्रतिक्रिया सकारात्मक होने की उम्मीद कम है। यही वजह है कि बांग्लादेश की तरफ से पहले ही काफी दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 में हस्ताक्षर की गई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत पूर्व नेता की वापसी को सुविधाजनक बनाना भारत की अनिवार्य जिम्मेदारी है। हसीना को अपने यहां रखना गंभीर रूप से अमित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को शरण देना किसी भी दूसरे देश की तरफ से न्याय की अनदेखी करना होगा। भारत सरकार को ऐसे लोगों को बांग्लादेश को सौंपना चाहिए जो यहां कानून के मुजरिम हैं। शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में पहले से ही काफी कड़वाहट देखी जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश भारत से दूर हो रहा है तो दूसरी तरफ उसकी नजदीकियां पाकिस्तान और चीन से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में प्रत्यर्पण की उठती ये मांग दोनों देशों के बीच इस तनाव को और बढ़ा सकती है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर दे होंगे। उसे देखकर आपके मन में कई सवाल भी आते होंगे। ये ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं। अगर वो जाग गए तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये चर्चा का विषय बन गया है। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पिघली हुई चट्टान धरती की ऊपरी परत की दरारों से ऊपर आती है। इसके पीछे की वजह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को बताया जाता है। दुनिया के कई देशों में बेहद खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद है, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में 130 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये देश इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में मौजूद है, जिस वजह से यहाँ ज्वालामुखियों की संख्या इतनी ज्यादा है। इसके बाद जापान में भी 100 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है, क्योंकि ये 4 मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने की जगह पर मौजूद है। इस वजह से जापान में नियमित रूप से विस्फोट और हर साल हजारों भूकंप के झटके आते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 65 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से ज्यादातर वोल्केनो अलास्का में मौजूद है। अकेले अलास्का में ज्वालामुखी गतिविधि कई देशों से ज्यादा है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के उत्तरी किनारे पर मौजूद है।
इसके बाद रूस के कामचात्का प्रायद्वीप में लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इस क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और ज्यादा विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसके बाद इस सूची में नाम आता है चिली का। चिली में एंडीज पर्वतमाला में 90 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज फैले हुए हैं। यहां लगातार और काफी शक्तिशाली विस्फोट होते रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अगर ये ज्वालामुखी फट जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा देश, वो पूरा क्षेत्र राख में तब्दील हो जाएगा, जिसकी कल्पना करना भी काफी डरावना है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।